बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का दौरानिया कम करके 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का जो है वो फैसला किया गया है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को आज अदालत से दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का दौरानिया कम करके 30 नवंबर तक जो है वो मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है, और क्या आप इंतखाबात की तारीख अब जल्द इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान होता देख रहे हैं? देखें, एक तो ये रात को कल जो ऐलान हुआ है 14.91 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ा, और 18.44 पैसे जो है 18 रुपये 44 पैसे वो डीजल महंगा हुआ। सिर्फ जो अगस्त का महीना है, सिर्फ एक महीने में 1 लीटर पेट्रोल 60 रुपये बढ़ा है। 60 रुपये फी लीटर जी एक महीने में बढ़ा है। और आज ओपन मार्केट में 328, और कहीं चूँकि मिल ही नहीं रहा तो वो 328 या कोई 332 मांगता है, कोई 335 मांगता है, वो कोई डॉलर के ऊपर कोई चेक नहीं। और एक तूफ़ान है जो महंगाई का और प्रॉब्लम्स का आ गया। और इसी दौरान जो दूसरा तशवीशनाक मामला है वो ये मुसलसल जो शहादतें हो रही हैं अफवाज पाकिस्तान के जवानों की और ऑफिसर्स की, और ये जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है बन्नू में, जिसमें 9 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, और आज आर्मी चीफ भी वहाँ गए हैं, और ख़ुदकुश हमला था। तो ये जो है ये एक बड़ी एक परेशान कुन सी बात है कि इन सारे मामलात में सारा जो भी चल रहा है, महंगाई चल रही है, एहतजाज है, सियासी अदम इस्तेकाम, अदालती फ़ैसले आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों में एक चीज़ आप जहन में रखें कि दहशत गर्दी अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। वो कभी एक जगह अटैक होता है, कभी दूसरी किसी शक्ल में अटैक होता है, कभी वो खुद कुछ हमलावर नाकाम बना दिया जाता है। अच्छा, कितने ऐसे ऑपरेशन जिनको पकड़ा नहीं जाता होगा, तो वो उस पर भी ज़रा नज़र रखें कि वो खुद कुछ हमलावर घूम रहे हैं कहीं ना कहीं टारगेट्स के पीछे। और ये एक बड़ी एक ऐसी बात है जो इतने हम लोग चूँकि उलझे हुए हैं ना मसाइल में, तो हम ये भूल रहे हैं कि जो दहशत गर्दी है और दहशत गर्द जो हैं, अब ये कौन है, इनके पीछे कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, वो हम उसके ऊपर ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में कुछ बात करेंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड। लेकिन बड़ी तशवीशनाक बात है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, कि दरमियान में जो है वो ये दहशत गर्दी के वाक़यात ये नहीं थम रहे। अच्छा, अब यहाँ इस्लामाबाद में तो देखें, और पूरे पाकिस्तान में तो एक अजब सा मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। अदालत की तरफ से कहा गया था कि गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन फिर उनको इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। अब उनको दोबारा शायद नक्शे अमन में गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस्लामाबाद में उनको रखा जाएगा। और ग़ालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब को भी दोबारा उनकी ज़मानतें वगैरह खारिज हो गई हैं। ईमान मज़ारी जो हैं उनको भी जेल भेज दिया गया है। और मज़ीद जो है वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने आज जो बात की है, और यहाँ इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ जो हैं, इक़्तिदार के ईवानों की फ़ज़ाएँ, उनमें बेचैनी है कुछ। यानी अवाम में तो मैंने कल भी बात की थी कि उनकी आंखों में तो खून उतरा हुआ है इस वक्त के जो बिल आए हैं। मैं अपनी हमारी टीम के एक मेंबर जो हैं, जिनकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, उनका 19,000 रुपये का बिल है। तो अब मसला ये है कि ये तो, और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि एक शख्स जो है, ये एक शख्स, ये मैंने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन कहीं मुझे किसी ने बताई कि जी एक शख्स अगर हर रोज़ अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, एक शख्स 1 लीटर पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डलवाता है, 1 लीटर, और उस पर वो जो भी काम उसने करना है वो करता है, तो 1 लीटर उसका जो महीने का खर्चा है वो 1 लीटर का 9,000 रुपये होगा। अच्छा, और ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त, बज़ाहिर नहीं,
यानी यकीनन ऐसा लग रहा है कि कोई बात करने वाला, कोई संभालने वाला, कोई मदावा करने वाला, कोई अवाम से बात करने वाला, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना फ्री फॉल, बस सब खामोशी से जो है वो यहाँ पे। लेकिन ये खामोशी जो है वो क्या किसी तूफ़ान का पेश खैमा है? मियाँ शाहिद साहब हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ साहब, सड़कों पे, घरों में, मार्केट्स में एहतजाज हो रहा है और ये फिर रात को पेट्रोल बम। अब ये पेट्रोल बम का लफ्ज़ इसलिए कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि ऐसा ना हो कि पेट्रोल बम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो 9 मई में धर लिए जाएं लोग, लेकिन वाकई पेट्रोल बम ही गिरा है सरों पे। और ये जो समझ नहीं आ रहा कि ये जो अच्छा साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, यानी वो जो लोगों के बुनियादी ज़ाहिर परेशान हाल लोग हैं, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमला हुआ, आर्मी चीफ भी गए और ताज़ियत भी की सारे लोगों ने, वो भी सारे जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ये महीना शुरू हो रहा है तो इसमें ज़ाहिर है कि नए चीफ जस्टिस ने आना है। सदर मुमलिकत क्या कंटिन्यू करेंगे या वो चले जाएंगे, ये भी यहाँ पर और फिर निगरान हुकूमत ने 24 घंटे गुजर गए हैं, वो जो उन्होंने इंटरेक्ट किया था निगरान वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा था 48 घंटे में कोई रिलीफ देंगे, 24 घंटे गुजर गए हैं, क्या अगले 24 घंटों में कोई ऐलान करने वाले हैं वो? तो ये यहाँ क्या हो रहा है? पावर कॉरिडोर्स में क्या सोचा जा रहा है, ज़रा ये मुझे बताइएगा मियां शाहिद साहब। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो पूरा महीना जो गुजरा है, अगस्त गुजर चुका है, ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ जो हैं वो हैजानी कैफियत में हैं और लोग बेचैनी में हैं। लेकिन जो निगरान हैं वो बड़े पुरसकून हैं। निगरान कहते हैं कि कोई बहरान नहीं है। कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि कोई बहरान नहीं है, लोग सड़कों पर आना और हड़ताल करना बेजा है क्योंकि बिल जो आए हैं वो तो अदा करने पड़ेंगे। इतनी महंगाई भी नहीं है कि पहिया जाम कर दिया जाए, जो शटर डाउन कर दिया जाए। मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, बिल जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, बिल अपने ऊपर ओढ़ कर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, लोग जो हैं वो अपने आप को बेचने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारे निगरान हैं वो बड़े पुरसकून हैं। क्यों पुरसकून है? मुझे जो लगता है या मेरी जो मालूमात है वो ये है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, इसलिए वो पुरसकून है। 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे बाकी रह गए हैं अब तक। उनके पास अगर प्लान नहीं है तो फिर तो उनको ज्यादा परेशान होना चाहिए ना। पुरसकून क्यों है वो? उनका क्या ख्याल है कि ताकतवर हल्के उनके साथ हैं? तो देखिए डॉक्टर साहब, ताकतवर हम जो हल्के हैं या जो मुख्तर हल्के हैं वो इस पर सोच रहे हैं कि अच्छा कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो हैजानी कैफियत है और बहरानी कैफियत है उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई प्लान जो है फौरी तौर पे होना चाहिए। और प्लान होता है, जो रियासत के पास कोई ना कोई प्लान होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि IMF ने इतना जकड़ा हुआ है कि कोई प्लान ही नहीं है, आप रिलीफ नहीं दे सकते। रिलीफ मिल सकता है लेकिन रिलीफ कौन देगा? हमारी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो अभी तक कोई प्लान जो है वो सामने नहीं ला सकी। जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं मोहम्मद अली साहब, उन पर बहुत सी बड़ी बड़ी शिकायत हैं, बड़े बड़े तहफ़्ज़ात हैं। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी कल जो तकरीर की है वो भी तनकीद का बायस जो है बन रही है। लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इस तरह की तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म साहब को जो रिलीफ का ऐलान करना चाहिए था, ना कि ये कहना चाहिए था कि हम 48 घंटे में कोई रिलीफ का ऐलान करेंगे। वो रिलीफ का ऐलान किया है, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम IMF को मनाएंगे। अब क्या हमारे जो माहिरीन हैं, हमारे वज़ीर तवानाई हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, वो इसलिए वहाँ पर बैठे हैं कि उन्होंने IMF को मनाना है? IMF को तो कोई भी मना सकता है, सेक्रेटरी भी मना सकता है। आप किस मर्ज़ की दुआ है? इसलिए उनके पास असल में डॉक्टर साहब कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान होता तो वो सामने होता। इसलिए मुख्तर हल्के जो हैं वो सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि शायद गलती हो गई है कि इस तरह निगरान जो होते हैं वो उन हालात में होते हैं जो इस तरह के निगरान हैं जब सब अच्छा हो, जब तमाम चीज़ें बेहतर हों, सिर्फ इलेक्शन कराने हों। अब तो सिर्फ इलेक्शन नहीं कराने, अब तो आवाम को रिलीफ देना है। आवाम जो है मर रहे हैं, आवाम सिसक रहे हैं। रात को जो पेट्रोल महंगा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो LPG डॉक्टर साहब 38 रुपये जो है वो महंगी हो गई। LPG एक आम बंदे का फ्यूल है, जो कि एक आम बंदा जो है वो चंद केजी जो है वो LPG लाकर अपने घर में जो है वो चूल्हा जलाता है। उसका चूल्हा अब कैसे जलेगा जो कि 204 रुपये फी केजी जो है वो LPG यानी जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं वो 204 रुपये फी केजी जो है किलोग्राम, वो अब खरीदेगा 305 रुपये का पेट्रोल खरीदेगा, फिर वो अपना मोटरसाइकिल चलाएगा, फिर वो अपना चूल्हा चलाएगा। और वो जो 305 रुपये का पेट्रोल है या 204 रुपये का जो LPG लाएगा, वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से कमाएगा? वो इसलिए कि जो आपकी चीनी है वो 10 लाख टन जो चीनी डॉक्टर साहब वो गायब हो गई है इस मुल्क से।
वो कहाँ गई है, समझ नहीं तो कल इन्होंने कहा था ब्राजील से चीनी मंगवानी है, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास चीनी मौजूद है। ये गलत, ये क्या कंफ्यूजन है? चीनी है नहीं है मुल्क में, यही नहीं पता चल रहा हमें। डॉक्टर साहब हमारे पास कोई डाटा नहीं है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है, ना हुकूमत के पास डाटा है, ना फूड सिक्योरिटी के पास डाटा है, ना वजारत सनअत व पैदावार के पास डाटा है, ना वजारत तजारत के पास डाटा है कि हमारे पास चीनी कितनी है, कितने ज़खायर थे, कहाँ गए, वो स्मगलर ले गए या कोई जो आड़ती माफिया है उन्होंने स्टॉक किया हुआ है। किसी के पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन अब ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं, और वो इंटेलिजेंस बेस्ड पे जो है वो ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जहां जहां जखीरा अंदोजी हुई है वहां से चीनी निकाली जाएगी, जो स्मगल हुई है वो स्मगलरों को पकड़ा जाएगा। नहीं, ये तो अदारे करेंगे ना, उनका काम है, उनका फर्ज है ये करना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें निगरान हुकूमत जो है वो मतलब वो ये अदारे अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, या ये निगरान हुकूमत की पॉलिसी है, या यानी कैसे मतलब है कि यानी कोई बताए तो सही ना कि आज डॉलर जो है वो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ गया मुल्क पे। डॉक्टर साहब जो निगरान हुकूमत है उसके पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। गौहर एजाज साहब जो थे वो जब आए थे, जब नहीं आए थे उस वक्त वो दावे कर रहे थे कोई 80 अरब डॉलर जो है वो लाएंगे, वो सरमायाकारी लाएंगे। इतने दिन हो गए हैं कोई प्लान सामने नहीं आया। मोहम्मद अली साहब ने कोई जो है वो तवानाई का प्लान सामने नहीं लाए। जो वजीर खजाना है वो कोई प्लान सामने नहीं लाए, उनके पास कोई प्लान नहीं है। वजारत खजाना के पास, वजारत सनअत व पैदावार के पास, वजारत तवानाई के पास, तजारत के पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नैब के एक मुकदमे का क्या होने जा रहा है? ये नैब का जो केस है डॉक्टर साहब आज हतमी मराइल की तरफ जा रहा है। मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट जारी की, ये क्या है? डॉक्टर साहब ये मुकदमा जो है ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अच्छा। और ये तकरीबन जो मुकदमा जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अच्छा। शायद 5 तारीख को जो समात होगी वो आखिरी समात हो, तो उसमें आज जो है लिस्टें पेश कर दी गई हैं, बड़ी बड़ी लिस्टें पेश की गई हैं, जो कि वो मुकदमा जो कि वापस हुए थे नए जो एक्ट के तहत। उसमें असफ अली जरदारी साबिक सदर जो है उनका नाम है, शाहिद खान अब्बासी का नाम है, अब्दुल गनी मजीद का नाम है, मंजूर कादिर काका का नाम है, और हसैन लवाई का नाम है। इसके अलावा बहुत से मुकदमा जो हैं, जिसमें मेरे पास फहरिस्त है, वो 28 मुकदमा जो हैं उनकी फहरिस्त आज पेश की गई है। ये बड़े बड़े मुकदमात हैं जो कि वहाँ लिस्ट पेश कर दी गई है। लेकिन आज जो रिमार्क्स आए हैं वो भी बड़े संजीदा रिमार्क्स थे। उनमें कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि बहुत सी शिक्कें ऐसी हैं जो बादियों नज़र में ये लग रहा है कि सियासतदानों ने अपने आप को फ़ायदा दिया है, और बहुत सी शिक्कें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। और लग यही रहा है डॉक्टर साहब कि इसमें बहुत सी शिक्कें जो हैं वो उड़ा दी जाएंगी, और बहुत सी शिक्कें जो हैं वो रखी जाएंगी, क्योंकि जो ज़मानत के मामलात हैं वो 90 दिन के जो रिमांड के मामलात हैं उनको जो है वो रखा जाएगा। बाकी जो फ़ायदा पहुंचाने वाले मामलात हैं उनको मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, वो तो अदालत ने फैसला करना है कि वो उड़ा दिया जाएगा। जब वो अपने सतह पे आ जाएंगे तो उस वक्त जो है वो हर कोई जैसे थे किस पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर केसेस जो हैं वो चलेंगे, और नैब ही केसेस चलाएगा। और नैब ने ये फैसला पहले ही कर चुकी है कि हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि नैब के मुकदमात भी अब थे से हैं होने जा रहे हैं दोबारा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो थे से जो थे वो खत्म हो चुके थे, वो वापस हो चुके थे, वो दोबारा होने जो है वो खुलने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चल रहा है कि जो आपने पिछली बार भी कहा था, तो अब और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि जी कोई एहतसाब शायद होने जा रहा है, या कोई लोगों को एयरपोर्ट्स पर रोका, ऐसी कोई इतलात भी हैं? डॉक्टर साहब एहतसाब तो होने जा रहा है। 400 से ज़ायद अफराद जो हैं उनके नाम जो हैं वो वाच लिस्ट में भी और ECL में भी और उसमें डाले जा रहे हैं कि ताकि वो अफराद जो हैं वो मुल्क छोड़कर ना जा सके। अब कल रात की बात है, कल की बात है, ये भी खबरें हैं कि बहुत से लोग, एक शख्सियत जाना चाहती थी, उसको नहीं जाने दिया गया, फिर एक इंटरवेंशन हुई, फिर वो गई। तो इस तरह के मामला जो है वो चल रहे हैं। बहुत से लोगों को जो है वो रोक लिया गया है, बहुत से लोगों को जो है वाच लिस्ट में डाल दिया गया है। उसमें तमाम तबकात हैं, उसमें ताजर भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें रिटायर्ड अफसरान हैं, जिसमें मिलिट्री और सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके रिटायर्ड जो हैं अफसरान भी मौजूद हैं, ताजर भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, और तमाम तबकात हैं, मीडिया के लोग भी जो हैं वो मौजूद हैं। अब जो है अक्रॉस द बोर्ड चूँकि जो एहतसाब होना है वो तो होना है, और वो एहतसाब का अमल जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है, और वो एहतसाब का अमल जो है वो होमवर्क हो चुका है। अब उस पर अमल दरामद शुरू होना है। इंतज़ार किया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट का फैसले की रोशनी में एहतसाब जो है वो उस अंदाज पुराने मुकदमात या उससे हटके भी आप तो 400, ये तो थोड़े से नाम आपने बताए नैब में, तो यानी आप कह रहे हैं 400 या 500 या
ज़्यादा लोग हैं जिनको रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब ये तो वो नाम थे जो जिनके मुकदमात नए एक्ट के तहत वापस हुए थे। अच्छा। बाकी जो लोग जिन्होंने खाया पिया हड़प कर लिया और आराम से बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ किसी कवर में थे, किसी सियासी कवर में थे, और कुछ जो है हुकूमती कवर में थे, जो 16 माह जो है वो हुकूमत चली, उससे पहले जो है वो 40 माह जो है वो हुकूमत चली, तो वो जो कवर था वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो है वो तमाम लोग जिसने जो खाया है, जिसने जो नजायज़ कमाया है, जिसने करप्शन की है, वो उस शिकंजे में आएगा और उसको जो भुगतना पड़ेगा और वो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, खजाने में वापस करने पड़ेंगे। जो पैसे हैं वो यहीं से आने हैं, जिसने जो लूटा है वो वापस करेगा। और उस हवाले से तमाम वर्किंग हो चुकी है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशन किए जाएंगे और जहां पे माल रखा हुआ है वहां पर अब जो है वो छापे मारे जाएंगे और जो लोग पकड़े जाएंगे उनसे भी पूछा जाएगा माल कहां अच्छा, रखा और है। ये क्रॉस द बोर्ड होगा या फिर, क्योंकि एक ये भी अदालत ने बार बार ये बात कही है कि माजी में नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। डॉक्टर साहब माजी का किस्सा माजी हो चुका है, अब ये हाल है, अब ये हाल जो है ये माजी में मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा कि जो उस वक्त एहतसाब हुआ था वो बेलाग हुआ था और इस एहतसाब के जो है दूररस नताइज होंगे, उस एहतसाब के भी दूररस नताइज निकले जो कि तनकीद का बायस बने, इस एहतसाब के भी दूररस नताइज निकलेंगे जो कि पाकिस्तान को मुस्बत राह पर जो है वो लेके जाएंगे। मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन, अच्छा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन, सदर मुमलिकत दोनों मिलकर करेंगे? ये क्या जो हल्का बंदियां उन्होंने अर्ली कर ली हैं 30 तारीख की? डॉक्टर साहब इस हवाले से भी हैजानी कैफियत में है दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत में दो बड़ी जो हैं वो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। नंबर एक अथॉरिटी है सदर मुमलिकत, दूसरी अथॉरिटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब दोनों तरफ से तारीख आनी है। सदर मुमलिकत भी जो हैं वो तारीख दे सकते हैं। कल उन्होंने मशावरत की थी, उन्होंने वजारत कानून से राय ली, लेकिन वजारत कानून ने उनको बताया कि आप तारीख नहीं दे सकते। उन्होंने अपने जुडिशल जो है वो कानूनी टीम को वहाँ बुलाया, उनसे मशावरत की और उन्होंने दो जो है वो आरा दी हैं कि आर्टिकल 48 के तहत जो है वो आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर मुमलिकत जो है वो तारीख दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले ली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी तो हो सकता है वो एक्ट जो है इलेक्शन एक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आ जाए। अगर वो जेर बहस आ गया तो हो सकता है वो भी उस पर भी कोई फैसला आ जाए। तो सदर मुमलिकत जो है वो तारीख भी दे सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 24 घंटों में सदर मुमलिकत की जानिब से कोई ना कोई फैसला जो है वो आ जाएगा। दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की तारीख जो है वो कम कर दी है, 14 दिन कम कर दिए हैं। मुझे लग रहा है और मेरी खबर ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है हमारे इंतहाई मोहतरम, इनसे गैर मुल्की सफारतकार क्यों मिल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं सवाल समझ नहीं सका। उनसे गैर मुल्की सफारतकार भी मुलाकातें कर रहे हैं गालिबन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अनचंबे की बात है और इस हवाले से बहुत से चेमगोइयाँ भी हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है और जो मुख्तर हल्के हैं वहाँ पर जो है वो गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। वजारत खारजा ने मना किया हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सफारतकारों से ना मिले, उनका ना तो उनसे मिलना जो है वो उनका इख्तियार है और ना इस वक्त जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, ना कि सफ़ीरों से मिलना। सफ़ीरों से मिलना जो होता है वजारत खारजा का काम होता है। अगर वजारत खारजा अपने प्लेटफार्म पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उनके साथ एक इजलास कर लें या वहाँ पर ब्रीफिंग हो जाए, वो एक अलग बात है। जो वजारत खारजा है उन्होंने मुखालफत की थी कि अमरीकी सफ़ीर से जो चीफ इलेक्शन कमीशन ना मिले, उनका मिलना जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिले और उन्होंने फोटो भी खिंचाई और उसके बाद प्रेस रिलीज भी जारी की। ये मिलना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो सदर मुमलिकत से सदर जा रहे हैं या सदर रुकेंगे? सदर जा रहे हैं या सदर रुकेंगे? उनका क्या है? आइन के मुताबिक तो रुक भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। क्या है सदर का इरादा? अभी तक पहली तारीख को हम इन चंद रोज रह गए ना सदर के भी। देखिए सर, जो सदर मुमलिकत हैं वो तो सितंबर में उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि सदर मुमलिकत जो हैं वो शायद अगला ना रुकें और उनको जाना पड़े या वो खुद चले जाएं। तो ये बातें जो हैं वो चल रही हैं दारुल हुकूमत में और मुमकिन है कि सदर साहब जो हैं वो जो सितंबर का पहला अशरा है या अगला अशरा जो शुरू होने वाला है उसमें जो है वो कोई फैसला करें इस हवाले से। अच्छा। अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद जो कायम मकाम सदर आएंगे और फिर जो है वो जो क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज तो इस वक्त नहीं है तो अच्छा ये मैं समझ गया, वो फिर एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अच्छा सदर जाएंगे तो फिर गवर्नर्स जो हैं वो भी पॉलिटिकल हैं गालिबन, क्या है उनकी पोजीशनिंग क्या होगी? डॉक्टर साहब देखें, जो पंजाब के गवर्नर हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं
और जो KPK के हैं वो JUI फे के हैं, जो सिंध के हैं वो जो पीपल्स पार्टी के हैं, नहीं तो MQM के सॉरी MQM के हैं। तो जो सियासी गवर्नर्स हैं उनको तो तब्दील होना है। अगर सियासी गवर्नर तब्दील नहीं होते तो जो साफ और शफाफ इलेक्शन है उस पर एक सवालिया निशान होगा। और ये खबरें ये हैं कि उनको अब इस मरहले में जो अगला मरहला नहीं, तो इलेक्शन की तारीख क्या अनाउंस हो रही है आपकी, क्या यहाँ क्या खबरें चल रही हैं? डॉक्टर साहब मेरी खबर यह है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है उसमें इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो सकती है उसमें, क्योंकि हल्का बंदियां जो हैं वो 14 दिन पीछे हो गई हैं। जनवरी के आखिर की तारीख अनाउंस होगी या जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, यानी दो बातें हुई ना डॉक्टर साहब? जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये कोई ऐसी तारीख जो है वो अनाउंस हो सकती है, वो इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास आइन के मुताबिक 120 दिन होते हैं हल्का बंदियों के लिए, लेकिन वो हल्का बंदियां जो है 30 दिन में भी कर सकता है। तो अब चूंकि हल्का बंदियां जो है वो 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर तक जो है मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है, इसलिए जो आगे 54 दिन बनते हैं वो 54 दिन 30 नवंबर से लगाए जाएं तो जनवरी का आखिरी हफ्ता बनता है। तो आखिरी हफ्ते में जो है वो तारीख जो है वो आ सकती है कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अच्छा, बड़ी खबर है। अच्छा मियां साहब, आखिर में मुझे ये बताएं, ये जो एहतजाज हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, आज भी मेरे ख्याल से मार्केट्स बंद थी बहुत से इलाकों में, मुल्क के शहरों में शटर डाउन एहतजाज, तो ये बढ़ने जा रहा है? तो इनसे कोई बात नहीं कर रहा इन ताजरों से, मुख्तलिफ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो आम लोग हैं, जो उनसे कोई मतलब ये कैसे मुमकिन है कि कोई उनसे बात भी नहीं, मतलब मेरी नहीं समझ में आ रहा। एक होता है ना कि उनसे कोई बात करता है, मुज़ाकरात करता है कि जी अब हड़ताल ना करें, और समझाता है, यानी लोग सड़कों में निकल रहे हैं अगर, तो उनसे क्या कोई बात हो रही है किसी सतह पे कि जी अब ना करें इस तरह से और हालात बेहतर होंगे? डॉक्टर साहब बात तो नहीं हो रही, तंबीह की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल तंबीह की है कि जो हड़ताल है उसका कोई जवाज़ नहीं है, इसलिए हड़ताल ना की जाए, कोई बहरान नहीं है। बात कोई नहीं कर रहा, बात तो वज़ीर ख़ज़ाना ने करनी है, और बात तो जो है वो वज़ीर तवानाई ने करनी है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर तवानाई जो है बिल्कुल गायब हैं। वो उनमें से वो नहीं, तो ये एहतजाज और ये मुजाहरे बढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कल 2 सितंबर है, कल दारुल हुकूमत में और जुड़वा शहरों में जो है वो शटर डाउन हड़ताल होगी, और उसके बाद जो है वो और शहरों में भी शायद कॉल दी हुई है, जी बिल्कुल दी हुई है। उसके बाद पहिया जाम हड़ताल का ऐलान है। और अगर ये हड़ताल और ये मुजाहरे बढ़ते गए तो एक चीज़ याद रखें कि ये मुजाहरे जो हैं वो लीडरलेस हैं, वो लोग जो हैं वो खुद बाहर निकले हुए हैं, और ये अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। इसलिए बात करनी, नंबर 1 बात करनी बहुत ज़रूरी है, नंबर 2 रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। इस मौका पर बिजली के बिलों पर रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। कल जो है नेपरा की समात हुई है, वहां पर ₹1.54 फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे की समात जो है मुकम्मल हो चुकी है। अगर वो पास ऑन हो जाता है नहीं तो, 1 मिनट, यानी अभी तो बड़ी, परसों बढ़ी है ना कीमत बिजली की, तो और डॉक्टर साहब और जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर ₹1.54 मजीद बढ़ सकती हैं अगले 1-2 दिन में, अगर वो बढ़ जाएंगी तो 26 अरब रुपए का एक माह में बोझ पड़ेगा। 26 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाला जाएगा। इसके अलावा आगे जो बिजली का सीरियल चलेगी, जो उसका जो टैरिफ है उसके बढ़ने की जो है वो सीरियल चलने जा रही है। तो बिजली का जो यूनिट है वो तो नहीं रुकेगा, वो तो ऊपर के ऊपर जाएगा, वो तो महंगा से महंगा होगा। तो अगर ये चीजें क्लोजिंग रिमार्क्स, एहतसाब होगा तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? डॉक्टर साहब मुजाहरे होंगे तो फिर इलेक्शन कैसे हो? मतलब ये तो आपस में गड़बड़ हो रही हैं चीजें, या ये साथ चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इलेक्शन वो लड़ता है जो अहल हो, इलेक्शन वो लड़ता है जिस पर कोई मुकदमा ना हो, इलेक्शन वो लड़ता है जो आज़ाद हो। जब नैब का शिकंजा जो है वो कसा जाएगा और जो नैब के शिकंजे में होंगे वो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन तो वो लड़ेगा जो अहल होगा, जो इलेक्शन तो वो लड़ेगा जो फिर इलेक्शन के काबिल होगा, इलेक्शन लड़ने के, जो कंपेन करने के काबिल होगा। जो जिसने लूटा होगा, जिस पर जो है वो जिसका एहतसाब हो रहा होगा, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इलेक्शन और एहतसाब जो है वो पैरेलल चल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन में अभी टाइम है। एहतसाब का जो अमल तो है वो शुरू हो चुका है, तो अभी तो जनवरी जो है वो बहुत दूर है। जनवरी से पहले जो है एहतसाब का जो है अमल है वो इतना मुकम्मल नहीं। और अगर तहरीक चल रही हुई, दरमियान में लोग एहतजाज कर रहे हुए, ये जो सूरत हाल बन रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल खड़े हो गए, तो फिर क्या इस तरफ निगरान हुकूमत की नज़र नहीं है, या सूबों में या मरकज़ में? देखें साहब, सोचने वाले जो हैं वो इस हवाले से सोच रहे हैं, वो एहतजाज भी ख़त्म होंगे, वो लोगों से जो है वो बातचीत भी होगी। निगरान हुकूमत जो है, निगरानों का इस बस की बात नहीं है, वो कोई और सूरत जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है।
कि कोई और सूरत होगी जिसकी सूरत में जो है वो रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तो मिलना है अवाम नहीं, को, लेकिन वो आइन के तहत ही होगी ना सूरत। बिल्कुल आइन के तहत होगी, आइन और कानून के अंदर रहते हुए सूरत होगी, और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और मुल्क में अमन भी कायम होगा, लेकिन एहतसाब होगा। इत्तेसाब होगा। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब। इस्लामाबाद में तमाम मुल्क की तरह यहाँ पे जो इक़्तिदार के ईवान है उनमें भी बेचैनी है और एक मुकम्मल डिस्कनेक्ट है जो हमारी हुक्मरान एलीट है वो डिनाइल मोड में है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि लोग महंगाई है, मतलब वो मान ही नहीं रहे। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि लोगों के बिल जो हैं, जब आप डिनाइल मोड में होते हैं, मतलब देखें सबसे पहले तो जो मैंने कहा ना कि वो आप उस मोड से निकलते हैं कि आप एक हकीकत को तस्लीम करते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है कि लोगों के बिल महंगे हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि मायूसी ना फैलाएं। जब पता ही नहीं है कि बाजार में जाना किस कदर दुश्वार हो गया है, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, लोगों के कारोबार बंद, जब आप मानने को नहीं तैयार हो रहे इस बात पे और ये कह रहे हैं कि मायूसी ना फैलाएं। डॉक्टर साहब, मियां साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, क्या उस सूरत में कोई मुआशी बेहतरी आ सकती है? मियां साहब से मुराद मियां शाहिद साहब। मियां साहब नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा कहा जाता है मुल्क में, वो तो कतन कोई एहतसाब के मूड में नहीं रहे कभी भी और ना भी हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मियां शाहिद साहब ने बात की है वो ये बात की है कि एहतसाब की ये जो नैब का केस आगे बढ़ रहा है और ये जो एयरपोर्ट्स पे रोका जा रहा है मुख्तलिफ जो जिनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा हूँ, बदमाशिया जो हर तबके में मौजूद है और उनके खाते दोबारा खुल रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये तो बात मियां शाहिद साहब के अलावा बाकी जगहों से भी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये क्या अमली शक्ल लेगा इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करेंगे जब ये स्टार्ट होता है। बात करेंगे और ये हालात क्या किसी तहरीक, ये देखें ये जो बात की है ना मियां शाहिद साहब ने कि लीडरलेस मुजाहरे हो रहे हैं, यानी इसमें यानी बहुत से लोग सड़कों पे निकल के अपने बिल चला रहे हैं और जमात इस्लामी ने कॉल दी है, इसमें और पार्टियां भी बात कर रही हैं। लेकिन इसके ऊपर आप ये देखें कि इस महंगाई के ऊपर ये जो हुकूमत गई है अभी पीडीएम की, उनकी तरफ से किसी को कोई किसी किस्म का उनकी तरफ से कोई यानी सियासी जमातों का एक हमेशा रहा है, जमात इस्लामी सिर्फ बात कर रही है इस वक्त, इस महंगाई के तूफान पे सियासी जमातें कोई मुतबादिल तो कह दिया था डॉक्टर साहब कि ये नून लीगी हुकूमत है, उसका जवाब भी आ गया था कि आप हमारे साथ थे, हमारे ठीक है ना, हर फैसले में साथ थे और और आप तो 2008 से बैठे। खजाना सागदार साहब ने कहा कि जो निगरान हुकूमतें तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुआशी बेहतरी आ सकती है। आज ये बात कर रहे हैं। ये मैं आपको एक बात पहले भी मैं कह रहा था और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दरमियान से निकाल दें, ठीक है, और साबिक वज़ीर आप उनको दरमियान से निकाल दें। उनकी वजह से ये दोनों जमातों की जो आला क़यादतें हैं ये नफरत करती हैं एक दूसरे से। बिल्कुल ऐसे ये मैं आपको बताऊं, नहीं माजी में जो कुछ इन्होंने हुआ है, जो वाक़यात 90 की दिहाई और उसके बाद मामलात रहे हैं और उसके बाद ये बाद में भी, क्योंकि वो हुकूमत रही, नून लीग के ऊपर एहतसाब ज़ाहिर है उनके लोग गिरफ्तार हुए, सारा हुए और एक अनहोली अलायंस बन गया तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का, तो जो कि अब जाहिर है कि जिसके ऊपर काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशन बहुत रही हैं इसके ऊपर। लेकिन इशू ये है सारा कि क्या ये सारी चीज़ें एक साथ चल सकती हैं? और सबसे देखें किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में, ये आइन उठा लें, आइन एक आर्टिकल 2, 3, 4 वो अवाम की बात करता है, तालीम मुफ्त होगी, सेहत मुफ्त होगी, बुनियादी हकूक़ होंगे, ये होगा। ये तो आइन के सारे आर्टिकल्स जो इब्तिदाई आर्टिकल्स हैं, पता नहीं कितने आर्टिकल्स तो अवाम से मुताल्लिक हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स जो हैं उनके तो परखच्चे उड़ गए, लोगों के में रोटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हम उनको मुफ्त रोटी फराहम, मतलब रोटी पैसे देकर खरीदने के लिए नहीं रही अब आटा। तो ये तो एक ऐसे मामलात हैं जिसको जो मेरा ख्याल है ज़्यादा दिन तक कुछ ना कुछ इसके ऊपर किसी ना किसी को करना पड़ेगा। आप वफा नहीं तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये बात करते हैं आपसे एहतजाज किस तरफ जा रहा है। जी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये हल्का बंदियों के दौरानिया कम होने के बाद क्या इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं? देखें, इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं, लेकिन वो जल्द होने के इम्कानात हैं भारत में। अच्छा, भारत में ये
वहाँ पर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और वहाँ के अगर आप मीडिया को देखें और बात सुनें तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पर ये बात एक नारा जो है वो लगाया है मोदी सरकार ने, और वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब उनकी 5 रियासतों में इलेक्शन जो हैं वो नवंबर दिसंबर में होने थे, और फिर उसके बाद जो लोकसभा या पार्लियामेंट को कहा जाए मरकज़ में, वो इलेक्शंस होने थे उनके मई जून में। लेकिन अब ये बात हो रही है क्योंकि बहुत से बहरान ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में, जिसके बारे में वज़ीर आज़म मोदी का ख्याल ये है कि शायद उनकी जो पोजीशनिंग है G20 समिट के बाद, और ये जो अदानी स्कैंडल बढ़ता जा रहा है, आज भी फाइनेंशियल टाइम्स में जो 9th स्लाइड है हमारी, अदानी के शेयर्स गिर गए, और इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे कि इसमें कैसे सरमायाकारी हुई आने वाले दिनों में। लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बात करूं कि अर्ली इलेक्शंस के लिए शायद ये पार्लियामेंट का सेशन वहाँ कॉल हुआ है सितंबर 5 दिन का, 17-18 सितंबर से शायद 21-22 तक 5 दिन का सेशन कॉल हुआ है। उसमें शायद वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इलेक्शंस का ऐलान कर दें, और इलेक्शंस का ऐलान स्नैप इलेक्शंस यानी नवंबर दिसंबर में शायद ऐलान कर दें। और उनके जो मुखालफिन हैं INDIA, जिसको इंडिया के नाम से जो इत्तेहाद बना है, वो भी उसके लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, और ये जो है ये बात अब वहाँ पे चल पड़ी है, इंडिया में डिस्कस हो रही है। साथ ही दूसरा मामला मणिपुर के फसादात ख़त्म नहीं हो रहे, और ये बदतरीन जो खूनरेज़ी हुई है, ये हुई है पिछले 3 दिनों के दौरान। हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर देता हूँ, मणिपुर वाले 6 वहाँ पे मारे गए हैं, बाकायदा मीठी इधर हैं, कुकीज़ इधर हैं, और वो बाकायदा फायर हो रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, और वहाँ पर कोई इस वक्त वहाँ संभालने वाला नहीं। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि G20 समिट में हमने बात की कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं वो नहीं आ रहे, और लेकिन ली क्वांग आ रहे हैं जो कि उनके वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, ली क्वांग आ रहे हैं, और जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आ रहे। उससे पहले G20 समिट होने से पहले, जो भी 8-9-10 अभी स्टार्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट अर्दोगन की मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से, और उससे पहले ये तमाम जो रहनुमा हैं, ख़ास तौर पे जो चाइना के ली क्वांग हैं, ये इंडोनेशिया में होंगे। और कल भी बात की थी कि इंडोनेशिया में इसलिए होंगे, इंडोनेशिया को ध्यान में रखें, इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी जो मुसलमान रहते हैं दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में रहते हैं, और 17,000 जज़ायर हैं। इंडोनेशिया 17,000 जज़ायर का एक मजमुआ है, और ये जो है ये इंडोनेशिया एक खूबसूरत मुल्क, इंतहाई खूबसूरत, 86% यहाँ पे जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, और यहाँ मुसलमान है, लेकिन थोड़ा सा आपको यानी अलग थलग, ये जो हमारे जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, इनसे ज़रा इंडोनेशिया अलग इसलिए नज़र आता है थोड़ा सा कि वहाँ पे अक्सरियत जो है वो शाफ़ई जो शाफ़ई मसलक की, और शाफ़ई मसलक से ताल्लुक़ रखते जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी है। और दूसरी जो इंडोनेशिया की अहम बात है वो ये है कि इंडोनेशिया जो है वो सर्द जंग के दौरान मुकम्मल तौर पे उसने भी अपने आप को न्यूट्रल रखा, और न्यूट्रल उसने इस तरह से रखा कि वो बड़ी ताकतों के ज़ेर असर नहीं आया। अच्छा, अमेरिका के क्लोज रहा, क्योंकि गैर जानिबदार तहरीक जो थी, हम पहले बात कर चुके हैं, वो यूगोस्लाविया के टीटू और जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, और जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, और तो इन लोगों ने, और सुकारनो इंडोनेशिया, तो सुकारनो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, इसको बनाने में। और फिर उसके बाद जो है तो ये गैर जानिबदार तहरीक बड़ा इसने ज़ोर पकड़ा, और ये जो है इस दौरान इंडोनेशिया ने अपने आप को बैलेंस रखा। क्योंकि ये बेसिक था कि कम्युनिज्म यहाँ ना फैले, ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया जो है उसने इस वक्त भी चाइना और अमेरिका के दरमियान अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत अहम हिस्सा है इंडोनेशिया, ठीक है। वहां पर आसियान कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये सारे रहनुमा वहां जाएंगे, पहले बहुत से रहनुमा वहां जाएंगे, यानी चाइना से, कनाडा से, बरतानिया, सारे आसियान समिट्स और ईस्ट जो एशिया समिट है उसको अटेंड करेंगे, बायलैटरल मीटिंग्स होंगे, फिर इंडिया आएंगे।
तो ये जो इंडोनेशिया है, ये अगर आप बेल्ट एंड रोड देखें तो बेल्ट एंड रोड का ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, और ख़ासतौर पे पोर्ट्स, उसका जो पोर्ट्स वाला हिस्सा है ना, यानी जो बेल्ट जिसको कहते हैं, हाँ। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि सॉरी जिसको रोड कहते हैं, रोड जो है वो पानी है, पानी में, यानी अगर आप देखें तो 17,000 जज़ायर हैं, तो इसमें आप देखें तो ये सारी बंदरगाहें और बंदरगाहों के ऊपर आपस में कनेक्टिविटी और ये जो है ये सुमात्रा का जो जजीरा है, ये यहाँ पर सबसे पहले ये कॉलोनी किसकी रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये डच कॉलोनी रही है। यहाँ पर डच जो हैं वो रहे, और वो 1949 तक डच रहे, नेदरलैंड्स, ठीक है, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, और वो डच इंडीज कंपनी यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर था, और उन्होंने ये बरतानिया को, उससे पहले पुर्तगाल को, ईस्ट इंडिया कंपनी और वो सारे वो नहीं आने दिए, तो इन्होंने डच के पास रहा, और फिर उसके बाद कुछ अर्से के लिए जापान आ गया। लेकिन ये है कि अमेरिका ने इनकी आज़ादी में रोल प्ले किया, और जिस पे डच गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की नाराज़ भी हुई 49 में। लेकिन ये है कि यहाँ पर शुरू में तो जब ये डच कॉलोनी बन गई थी और डच पूरा यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे 49 तक वो रहे। आप सोचें कितनी देर तक वो यहाँ पे नीदरलैंड भी एज अ कॉलोनी रहा है। लेकिन अब यह है कि अब इंडोनेशिया की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है, क्योंकि पूरा वैसे भी इंपॉर्टेंस बड़ा मुल्क, लेकिन ये कि आसियान कंट्रीज़ के अंदर उसकी वहाँ कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या उस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ 3-4 ममालिक को शिकायत तो हैं। फ़िलिपीन ज़ाहिर है कि वो जो नक्शा आया है उसमें फ़िलिपीन ज़्यादा, फ़िलिपीन को भी इतराज़ है, वियतनाम को भी इतराज़ है, ताइवान को तो ज़ाहिर हो गई, लेकिन ये है कि इंडिया को भी हो रहा है। लेकिन ये कि वो आसियान का, मेरा नहीं ख्याल कि आसियान उस पर खामोश है चाइना के साथ। हम बताओ, क्योंकि देखें कंबोडिया है, बाकी मुल्क हैं, वो तो प्रॉपर चाइना के साथ उनके ताल्लुक। तो अब इसमें यह है कि ये देखना है कि क्या उसमें से क्या निकलता है, आसियान समिट में से क्या सामने आते हैं मामला, और ये भी देखना है कि क्या इंडिया में जल्द इलेक्शंस होते हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और G20 में क्या सामने आते हैं। ठीक है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।